नमस्कार। धारा जीएस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका आकाश सर उपस्थित हूं एक बार फिर से आप सभी के समक्ष धारा जीएस के डेली करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत, जिसमें हम हर दिन का करंट अफेयर डील करते हैं प्रश्नोत्तर शैली में। यह सीरीज आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है तो। और इसलिए इस सीरीज के साथ आपको निरंतर बने रहना चाहिए। या जो भी चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी आप स्क्रीन में देख रहे हैं, वह कंटेंट आप पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल में भी नए हैं तो बिना देरी किए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिछले वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्नों पर। तो मैंने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन दिया था और आपसे ये अपेक्षा किया गया था कि आप उसके आंसर कमेंट सेक्शन पर देंगे। क्या क्या क्वेश्चन है? तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही था कि माउंट एटना विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री, किस देश में स्थित है यह माउंट एटना? तो इसका सही जवाब क्या है? इटली में। यूरोप के देश इटली का एक दक्षिण वाला भूभाग है जिसे हम सिसिली कहते हैं, उसी सिसिली पर स्थित है यह माउंट एटना। और यह माउंट एटना पूरे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी वाला पर्वत है। वोल्केनिक इरप्शन यहाँ होते रहते हैं और अभी रिसेंट में इरप्शन हुआ भी है और इस वजह ये न्यूज में बना भी है। अगला क्वेश्चन था भारतीय महासागर सम्मेलन के 8वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया था? इसका सही जवाब है मस्कट, ओमान में। तो ओमान के मस्कट शहर में इसका आयोजन किया गया था। इंडिया, सिंगापुर और ओमान तीनों मिलकर इसे होस्ट कर रहे थे इस सम्मेलन को, और वेन्यू चुना गया था मस्कट, ओमान। ये इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस क्या है? तो मैंने बताया था कि इस कॉन्फ्रेंस में इंडियन ओशन से जुड़े हुए देशों के प्रतिनिधि आकर बैठेंगे। सरकार के प्रतिनिधि भी हो सकते हैं, प्राइवेट प्लेयर भी हो सकते हैं, और भारतीय महासागर का जो क्षेत्र है उससे जुड़े हुए प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डीप सी रिसर्च फैसिलिटी इन द साउथ चाइना सी? तो किस कंट्री ने किया है? तो चाइना ने। तो साउथ चाइना सी में लगभग 2000 मीटर नीचे, समंदर के 2000 मीटर नीचे, चाइना अभी तक का सबसे एडवांस्ड और सबसे ज्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, रिसर्च फैसिलिटी डेवलप कर रहा है। 2000 मीटर अभी तक का सबसे गहरे स्थान पर बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा ये वाला डीप सी रिसर्च फैसिलिटी। और इसमें 1 महीने के लिए कुछ शोधकर्ताओं को भी चाइना भेजेगा जो वहां के चीजों के बारे में रिसर्च करेंगे और वहां से प्राप्त जानकारी फिर चाइना अपने बाकी इंटरेस्ट के लिए यूज करेगा। अगला क्वेश्चन था अम्स्टरडम द्वीप जो समाचारों में देखा गया है वह किस महासागर में स्थित है? जवाब है इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन में भी सदर्न वाला पार्ट, अंटार्कटिका के पास वाला क्षेत्र। यह जो अम्स्टरडम द्वीप है क्यों न्यूज में था, क्या हो रहा था यहाँ पर? तो वाइल्ड फायर यहां पर है। न्यूज में ऐसा कहा जा रहा था लगभग 1 महीने से यह द्वीप जल रहा है, जंगल में आग लगी और अभी तक लगभग 50% हिस्सा इस द्वीप का जंगल की आग की चपेट में आ चुका है। चलिए, जो छात्रों ने इन प्रश्नों का उत्तर दिया है उनमें एक है आकांक्षा पाटिल जी और दूसरे हैं महेश साहू जी। तो आप लोगों के लिए कीप इट अप, आप इसी तरह से जुड़े रहें, इसी तरह से आप पढ़ते रहें और इसी तरह से उत्तर देते रहें। अगर आपकी पढ़ाई में निरंतरता रहेगी तो आपके सिलेक्शन होने की संभावना प्रबल हो जाएगी, क्योंकि पीएससी की तैयारी में या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में निरंतरता बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है अंतिम चयन सूची में नाम दर्ज करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज का कंटेंट हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज कि टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है? तो ये जो टाइम मैगजीन है वुमेन ऑफ द ईयर 2025 में, इसमें विश्व के कुछ उन महिलाओं के नाम को सूचीबद्ध किया जाता है जो विश्व में कुछ बेहतर काम कर रहे हैं, चाहे वो पर्यावरण से रिलेटेड हो, चाहे समाज के कल्याण से रिलेटेड हो। और इस बार 2025 की इस सूची में भारत से सिर्फ एक महिला का नाम दर्ज है। तो वही पूछा जा रहा है कि वो महिला कौन है। ऑप्शन क्या क्या है? वंदना शिवाजी, मेधा पाटकर जी, पूर्णिमा देवी बर्मन जी, किरण मजूमदार जी। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, पूर्णिमा देवी बर्मन जी। चलिए इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये कौन है। तो पूर्णिमा देवी बर्मन जी जो है ये असम से बिलोंग करती हैं, असम की हैं,
और ये इन्वायरमेंट कंजर्वेशन पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। तो ये इन्वायरमेंट से जुड़े हुए मुद्दों पर एक्टिव तो हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन्वायरमेंट के किस पक्ष से ज्यादा ये रिलेट करती हैं? तो एक पक्षी है, ये पक्षी आप देख रहे होंगे, इस पक्षी का नाम है हरगिला पक्षी, और इसी के कंजर्वेशन को लेकर ये काफी एक्टिव हैं। यहां तक कि इन्होंने हरगिला नाम का एक आर्मी भी बना रखा है, महिलाओं का एक समूह बनाकर रखा हुआ है जो इन पक्षियों के बचाव के लिए, कंजर्वेशन के लिए कार्य कर रही हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट को भी थोड़ा देख लेते हैं। पूर्णिमा देवी वर्मन, एन इंडियन बायोलॉजिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट, इज नेम्ड इन टाइम्स मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट, ओनली इंडियन वुमेन ऑन द लिस्ट। यह सम्मान उन असाधारण नेताओं को दिया जाता है जो अधिक न्याय संगत और सतत भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, पूर्णिमा देवी बर्मन जी को भारत के तत्कालिक राष्ट्रपति 2017 में कौन थे राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद जी। तो इन्होंने महिलाओं को दिए जाने वाला सबसे उत्कृष्ट अवार्ड भी दिया था, और वह अवार्ड का नाम क्या है? नारी शक्ति पुरस्कार। तो 2017 में इन्हें किसी सिविलियन को दिया गया सबसे उच्च पुरस्कार भी प्राप्त किया है, नारी शक्ति पुरस्कार, तब के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा मिला है इनको। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर म्यूजियम में बदले जा रहे भारतीय नौसेना के जहाज का क्या नाम है? देखिए, भारतीय नौसेना के जहाजों को म्यूजियम के तौर पर पहले भी रखा गया है, लेकिन अभी पहली बार ऐसा हो रहा है कि पानी के अंदर म्यूजियम के तौर पर रखा जाएगा। What is the name of the Indian Navy ship that is being converted into India's first underwater museum? INS गुलदार है कि INS गोदावरी है कि INS निशंक है, INS निरूपक है? तो इसका सही जवाब क्या है? INS गुलदार है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इस तरह का दिखता है ये INS गुलदार। तो ये जो INS गुलदार है वो अब डीकमीशन हो गया है, अर्थात सेवा मुक्त हो चुका है। अब नेवी इसे अपने सर्विस पर नहीं रखी हुई है, इसलिए इसे क्या बोला गया है कि ये एक डीकमीशन इंडियन नेवी लैंडिंग शिप है। लैंडिंग शिप कहने का अर्थ क्या है कि इसमें जो फाइटर प्लेट्स हैं वो लैंड कर सकते हैं, और इसे ही अंडर वाटर म्यूजियम के तौर पर रखा जाएगा, ऐसा निर्णय लिया गया है। और इसे हैंड ओवर कर दिया गया है किसे? महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को, ताकि वो इस गुलदार को प्रिपेयर करें एक म्यूजियम के तौर पर, फिर अंडर वाटर ले जाकर प्लेस कर दें। यह INS गुलदार की क्या भूमिका रही है, इसकी क्या पृष्ठभूमि रही है? तो भारत के कुछ प्रमुख ऑपरेशंस चले हैं जिसमें इसकी सेवाएं ली गई हैं। वो ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन अमन, ऑपरेशन आजाद, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन ताशा। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे ये जितने भी ऑपरेशन यहां पर लिखे हुए हैं, ये ऑपरेशन किस लिए चलाए गए थे इंडियन नेवी के द्वारा? ऑपरेशन अमन, ऑपरेशन आजाद, ऑपरेशन पवन और ऑपरेशन ताशा। ठीक है, इस वीडियो के अंत में भी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ इसका भी आंसर आप बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य कर रहा है? विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025? राजस्थान है कि गुजरात है कि मध्य प्रदेश है कि कर्नाटक है? तो सही जवाब क्या है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में भी कहां हो रहा है, किस शहर में हो रहा है? भोपाल में। तो ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, ये 24 से 25 फरवरी 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इस समिट का उद्देश्य क्या था? एम्स टू अट्रैक्ट ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स टू मध्य प्रदेश। ठीक है, तो अब बात ऐसी है कि सर ये मध्य प्रदेश क्या ऐसे स्टेट का भी हमको पढ़ना होता है कि अलग अलग स्टेट का भी? देखिए, ऐसी इंपॉर्टेंट इवेंट जो किसी राज्य के साथ साथ पूरे देश के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप CGPSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी PSC की तैयारी कर रहे हो। तो इस दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पूरी दुनिया के 60 कंट्रीज के इन्वेस्टर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया गया था ताकि वो यहाँ पर आए और इस समिट में हिस्सा लें और देखें कि क्या अवसर है भारत में, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का,
और वो आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, और इन्वेस्टमेंट से हमारी इकोनॉमी को बेशक फायदा तो होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेपाक्षी मंदिर जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? लेपाक्षी टेम्पल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक की, तमिलनाडु की, केरल? तो वह क्या है? आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं कि आखिर यह लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश का क्यों है न्यूज में? इसलिए न्यूज में है क्योंकि हिस्टोरियंस और राज्य सरकार, केंद्र सरकार सब ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि इस लेपाक्षी टेम्पल को भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल जाए। ठीक है, अब इसके कंटेंट पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हिस्टोरियंस अर्ज द गवर्नमेंट टू पुश फॉर लेपाक्षी टेम्पल इंक्लूजन इन द यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट। ये जो लेपाक्षी मंदिर है ये किस लिए प्रसिद्ध है? क्या है इसमें खास बात जिस वजह से ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अपना स्थान बना सकता है? तो इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर जो कार्विंग्स हैं, जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं वो अतुलनीय हैं। जिसमें से एक उदाहरण क्या है, ये आप देख रहे होंगे मोनोलिथिक नंदी का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक मतलब समझ रहे हैं, एक बड़ा पत्थर था, उस बड़े पत्थर को काट के ये आकृति बनाई गई है, और यह पूरे दुनिया का सबसे बड़ा एक मोनोलिथिक स्टैचू है, मूर्ति है एक तरह से। तो ये एक उदाहरण है ये बताने के लिए कि आखिर इसका स्थान, इस लेपाक्षी टेम्पल का स्थान क्यों यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में होना चाहिए। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में उस समय काल में यह मंदिर की स्थापना की गई है, इसका निर्माण किया गया है। और विजयनगर साम्राज्य का समय काल क्या है? 16वीं सदी, 16th century। द 16th century टेम्पल इन आंध्र प्रदेश इज नोन फॉर इस द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर। दो तरह के आर्किटेक्चर हमारे यहाँ देखे गए हैं टेम्पल के, एक नागर स्टाइल और एक द्रविडियन स्टाइल। मुख्य रूप से द्रविडियन स्टाइल कहां पर देखा जाता है? दक्षिण भारत में। तो ये लेपाक्षी टेम्पल इसी द्रविडियन स्टाइल के आर्किटेक्चर का उदाहरण है। ठीक है, इंट्रिकेट कार्विंग एंड मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड वीरभद्र। ये लेपाक्षी टेम्पल किससे जुड़ा हुआ है? कौन है यहाँ के प्रभु? लॉर्ड वीरभद्र हैं, जो कि भगवान शिव का ही एक रूप माने गए हैं। 2023 के मार्च में यूनेस्को ने इसको अपने प्रोविजनल लिस्ट ऑफ हेरिटेज साइट में रखा था, जगह रख दिया है। अब सरकार जो है इसके सारे जो विशेषताएं हैं उस पर रिसर्च कर रही है, रिपोर्ट तैयार कर रही है, और जब रिपोर्ट तैयार करके यूनेस्को में सबमिट कर देगी तब फाइनल होगा प्रोसेस कि इसे विशेष दर्जा अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप इसके साथ, इस घटना के साथ, इस न्यूज के साथ आगे भी बढ़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिरी में हुआ क्या, दर्जा मिला कि नहीं मिला। ठीक है, तो आज का तो फिर करंट अफेयर कंटेंट इतना ही था। अब आज कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी देख लेते हैं जिसके आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताने हैं ऑब्वियसली। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताना है कि 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है। पहला क्वेश्चन आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि आदि महोत्सव 2025 जो कि न्यू दिल्ली में चल रहा है, ये किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? ये तो खैर इजी बात है, आपको ये भी बताना है, कमेंट सेक्शन में लिख भी देना कि क्यों मनाया जाता है ये आदि महोत्सव जो इस बार 2025 में जो दिल्ली में देखा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जनिक सिनर को वाडा द्वारा कितने महीने के लिए निलंबित किया गया है? तो यह भी बताना है और यह भी बताना है कि क्यों किया गया है, किस कारण से किया गया है निलंबित। ठीक है, एक्सरसाइज कोमोडो 2025 इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री? तो आपको बताना है कि ये जो अभ्यास है, कोमोडो अभ्यास, ये किस देश के द्वारा आयोजित किया जाता है। साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि किस तरह का अभ्यास है, नेवी का अभ्यास है, आर्मी का अभ्यास है कि एयरफोर्स का अभ्यास है। अंतिम क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च प्रोजेक्ट वाटर वर्थ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल सिस्टम? किस संगठन ने प्रोजेक्ट वाटर वर्थ, दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो ऐसा उम्मीद है कि इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट सेक्शन पर देंगे। ठीक है, तो कल के कंटेंट को लेकर मैं कल फिर दोबारा आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।